नमस्कार दर्शकों, आपका आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त हर्ष। दर्शकों, आज हमारे साथ मौजूद है हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की जानी मानी अधिवक्ता सीनियर एडवोकेट रीटा गोस्वामी जी, जो देंगी आपको, मुझे और हम सबको कानूनी सलाह। मैम, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी दर्शकों, आज हम रीटा गोस्वामी जी से जानने वाले हैं भूमि अधिग्रहण अधिनियम के बारे में। और दर्शकों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, एग्रीकल्चर के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। भूमि हम सबके पास है और कहीं ना कहीं सब लोगों का ये सपना भी होता है कि ज़मीन उनके पास हो, एक घर उसके ऊपर बनाएं। और जब वो ज़मीन अधिग्रहण कर ली जाती है तो कई बार कुछ परेशानियों का भी हमें सामना करना पड़ता है। तो आज हम रीटा गोस्वामी जी से जानने वाले हैं कि कौन कौन सी वो परेशानियाँ होती हैं और कैसे हम उसका समाधान या निदान प्राप्त कर सकते हैं। मैम, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम के बारे में आज हम बातचीत कर रहे हैं। क्या इसकी हिस्ट्री है, क्या इसकी पृष्ठभूमि है और क्यों हमें ज़रूरत पड़ी? आपने हर्ष जी बिल्कुल ठीक कहा। भारत हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और बिल्कुल सही है कि हम ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं। और जब कभी हम ऐसा देखते हैं कि हमारी ज़मीन एक्वायर हो रही है तो कई बार बहुत सारे प्रश्न हमारे जहन में उठते हैं कि क्या प्रावधान है, किस तरीके से ये व्यवस्था आगे चलेगी। तो हम आपको बताते हैं कि पहले, क्योंकि आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो है राइट टू फेयर कंपनसेशन एक्ट 2013 विद रिगार्ड टू द ट्रांसपेरेंसी इन द लैंड एक्विजिशन एंड रिहेबिलिटेशन एक्ट। इससे पहले जो एक्ट था वो था लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894, जिसमें बहुत सारी जो आज इस एक्ट में जो प्रावधान है उस एक्ट में वो सारे प्रावधान अवेलेबल नहीं थे। जैसे फूड सिक्योरिटी प्रोविजंस है वो नहीं थे, एक सर्वे का जो रहता है वो उसमें नहीं था। इन्हीं सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए ये 26 सितंबर 2013 को पुराना एक्ट रिपील कर दिया गया और ए राइट टू फेयर कंपनसेशन एक्ट 2013 दैट वाज इनेक्टेड। और मुख्य तौर पर हमें देखते हैं कि ये जो प्रेजेंट एक्ट है, जैसे नाम से ही है ट्रांसपेरेंसी इन द लैंड एक्विजिशन एक्ट, तो उसमें ये स्पेसिफाई किया गया है कि किस तरीके के प्रावधान बने हैं, कौन कौन चीज़ें मद्देनजर रखी जाएंगी जब कभी भी कोई भी लैंड किसी भी की भी एक्वायर होती है। तो अब जैसे आपने पूछा कि कई बार परेशानियाँ लोगों के बीच में रहती हैं। डेफिनेटली जब कभी ऐसा कहा जाता है कि जी आपकी लैंड एक्वायर की जाएगी तो उसमें बहुत सारे प्रश्न रहते हैं। लेकिन अब जैसे कि आज हम चर्चा करने वाले हैं इस एक्ट के बारे में, तो उसमें ये कहा गया है जैसे ही एक नोटिफिकेशन होती है तो कि ये लैंड आइडेंटिफाई की गई है किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। जैसे कोई मान लीजिए कोई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत जैसे कोई एक्सपेंशन ऑफ एयरपोर्ट होना है, कोई हॉस्पिटल बनना है या कोई स्कूल बनना है या कोई मॉल बनना है, तो अगर जहाँ कहीं भी सरकार अगर लैंड एक्वायर करना चाहती है तो सबसे पहले अभी इस प्रेजेंट एक्ट के तहत सरकार को एक नोटिफाई करना पड़ता है SIA, दैट इज़ जो स्पेसिफिक सिस्टम है कि एक सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट टीम बनाई जाती है। और हम आपको बताएं ये टीम कोई सरकार के नुमाइंदों की नहीं होती है, इसमें प्राइवेट पीपल हैं जो एक्सपर्ट हैं अपनी फील्ड के, उनको फील्ड में भेजा जाता है। फील्ड में जाकर के ये ओवरऑल सर्वे करते हैं, सर्वे कंडक्ट करते हैं, कौन सी ज़मीन है, क्या उसकी कैटेगरी है, इस ज़मीन के इम्पैक्ट क्या क्या हैं, क्या कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हैं इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के, कितना पॉजिटिव है, कितना लोगों की रिहेबिलिटेशन करके लोगों को कितना फ़ायदा हो सकता है, पब्लिक इंटरेस्ट में कितनी जाती है। तो ये सारी बातें जो है वो SIA की सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट टीम जो है बहुत सारा जाकर के चेकआउट करती है। अब इसमें देखिए सबसे पहले क्या है कि जो टीम है उसका मुख्य काम है ये देखने चेकआउट करने का कि सबसे पहले ये देखें कि उसमें कितनी वायबिलिटी है एक एक्विजिशन की। और उसमें अगर वायबिलिटी है तो उसमें देखते हैं कि लोगों का कितनी ज़मीन का कितना पोर्शन है, क्या कहीं कोई लोग लैंडलेस तो नहीं हो गए, अगर हो गए हैं तो SIA की रिपोर्ट में ये भी मेंशन करना ज़रूरी है, लोगों के कितना उनका इफ़ेक्ट होता है लाइवलीहुड का, दैट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी इनकॉर्पोरेट इन दैट SIA रिपोर्ट। अब हम आपको बताएं जैसे SIA की जो रिपोर्ट है उसमें A से लेकर के Z तक लोगों की किस तरीके की कैपेसिटी है,
लोगों के क्या ज़मीन, इतनी जितनी ज़मीन एक्वायर होती है उसके बाद उनके पास क्या रहने वाला है, जी पॉजिटिव इफेक्ट्स, नेगेटिव इफेक्ट्स, ये सारी ड्यूटी बनती है एक SIA जो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट टीम है उनकी इस दायरे में जाने की, कि जहां वो लैंड एक्वायर हो रही है उनकी ड्यूटी बनती है जाकर के असेसमेंट करने जी। की। और रीटा जी, जब हम ज़मीन की बात करते हैं, आपने जैसा बखूबी जिक्र भी किया कि कहीं ना कहीं ज़मीन को चयन करने से पहले जब ज़मीन का चयन होता है बहुत सारे फैक्टर्स को देखती है SIA, ये भी देखती है कि इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट क्या होगा लोगों की, क्योंकि हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं सारे लोग, कृषि प्रधान देश है भारत, तो कहीं ना कहीं लाइवलीहुड भी उससे जुड़ी रहती है, तो ये सारी चीज़ों को फैक्टर्स को हम देखते हैं। पर जो ज़मीनें होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं जब वो अधिग्रहण की जाती हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ लैंड की अगर मैं बात करूं, और क्या कोई रिस्ट्रिक्शंस भी रहती हैं अधिग्रहण करने के वक्त? आपने बिल्कुल सही कहा, रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं। अब सबसे पहले अभी का जो प्रावधान है उसमें ये कहा गया है कि सोशल सिक्योरिटी एक स्पेसिफिक चैप्टर है इस न्यू एक्ट के तहत, जिसमें ये कहा गया है कि अगर मल्टी क्रॉप्ड ज़मीन है, जहाँ पे कमर्शियल खेती होती है, जहाँ पे एक या दो से ज़्यादा ज़मीन उपजाऊ, अगर उसमें भूमि में ज़मीन में अगर हमारी फसलें होती हैं जी कोई ऑयल सीड्स हैं, अगर इस तरीके की है तो फूड सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए इस बार इस एक्ट में ये प्रावधान किया गया है कि वो लैंड एज ए लास्ट रिजॉर्ट एक्वायर होगी। अदरवाइज अगर बाकी अल्टरनेट लैंड है तो उस लैंड को हाथ नहीं लगाया जाएगा। और SIA की ये ड्यूटी बनती है कि जब वो सर्वे करेगी तो ये देखेगी वो कि क्या ये मल्टी क्रॉप्ड लैंड है। अगर मल्टी क्रॉप्ड लैंड है तो वो उसमें लिखेंगे कि जी इस जमीन की ये वायबिलिटी है, इसमें मल्टी क्रॉप्ड लैंड है, तो इसमें एज ए लास्ट रिजॉर्ट अगर कहीं कंपल्सरी एक्विजिशन होनी है तब तो दैट कैन बी एक्वायर्ड, बट अदरवाइज एज ए लास्ट रिजॉर्ट वो लैंड एक्वायर नहीं हो सकती। मुख्य बात एक और आपने कहा कि क्या किस प्रकार की लैंड, एक तो हो गई जहां मल्टी क्रॉप लैंड है जी। दूसरी हम आपको बताएं जहां SC ST लोग हैं उस जमीन को भी एक्विजिशन के विषय से बाहर रखा गया है। दो बातें। तीसरी बार हम अभी एक और बताना चाहते हैं, कई बार एक कंपल्सरी एक्विजिशन होती है जी। मान लीजिए कि कहीं आपने कोई डिफेंस की को लेकर के जी ज़रूरत है, सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए ज़रूरत है, तो उस टाइम ये जो जितने भी अभी हमने बताई SIA की टीम है या बाकी नोटिफिकेशंस हैं, ये काम नहीं करती, उसको कंपल्सरी एक्विजिशन कहा जाता है। और इसमें इस एक्ट के सेक्शन 40 में ये कहा गया है कि अगर जहां कंपल्सरी एक्विजिशन है वहां सिर्फ 24 आवर्स का नोटिस दिया जाएगा जी। क्योंकि वो कंपल्सरी एक्विजिशन है, वहां डिफेंस पर्पस को लेकर के है अगर, तो वो इमीडिएटली दैट लैंड इज रिक्वायर्ड टू बी एक्वायर्ड। एंड वो इस एक्ट के तहत प्रावधान है कि विद इन 24 आवर्स नोटिस देने के बाद वो लैंड एक्वायर की जा सकती है। जी रीटा जी, अगर हम हिमाचल के संदर्भ में भी देखें तो बहुत सारी लैंड्स एक्वायर हो रही हैं, रोड्स बनाने के लिए हो रही हैं, डैम्स बनाने के लिए हो रही हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया भारत में, बहुत सारी चीज़ें ऐसी नई नई लाई जा रही हैं भारत में और काफ़ी मतलब लैंड्स को एक्वायर भी किया जा रहा है। तो एक लैंड ओनर, अगर मैं अपना जिक्र करूं, अगर मेरी लैंड कहीं ना कहीं अधिग्रहण की जा रही है, एक्वायर की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, तो मेरे क्या राइट्स हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसे सिचुएशंस में ये है कि मान लीजिए कि SIA की टीम ने सर्वे कर लिया, सर्वे करके रिपोर्ट सबमिट कर दी। जब वो रिपोर्ट सबमिट होगी तो एक एक्सपर्ट ग्रुप है जो सरकार के द्वारा नोटिफाई किया गया है, वो एक्सपर्ट ग्रुप और SIA की रिपोर्ट को मॉनिटर करते हैं। अगर ये डिसाइड हो गया एक्सपर्ट ग्रुप के तहत कि ये लैंड, ये जो ज़मीन है ये फिट है, इसकी एक्विजिशन होनी है। कई बार तो ये है एक्सपर्ट ग्रुप ने ये देखा कि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स ज़्यादा हैं, देयर एंड देन दैट लैंड इज़ टू बी रिजेक्टेड, दैट कैन नॉट बी एक्वायर्ड। बट जहाँ एक्सपर्ट ग्रुप ने ये कहा SIA रिपोर्ट के तहत इसको एक्वायर किया जा सकता है, तो उस लिहाज से क्या रहता है, वो एक नोटिफिकेशन आ जाती है। जैसे अभी इस एक्ट के तहत सेक्शन 11 के तहत एक नोटिफिकेशन हो जाएगी कि जी ये ज़मीन जो है वो एक्वायर की जाती है। अब जैसा कि आपने पूछा लोगों के क्या अधिकार रहते हैं अगर नोटिफिकेशन हो गई सेक्शन 11 के तहत, तो कई जगह ऐसा है कि हमको ज़मीन देनी ही नहीं है साहब, एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न, ठीक है आप एग्री करते हैं
कि ज़मीन कोई बात नहीं किसी पर्पज़ के लिए चाहिए है, लेकिन जो कंपनसेशन दी जा रही है वो एडिक्वेट नहीं है। तो उसके तहत हर्ष जी हम बताएं, सेक्शन 15 है जिसके तहत जो नोटिफिकेशन हुई है उसके ऑब्जेक्शंस फाइल किए जा सकते हैं जी। स्पेसिफिक पीरियड है 60 दिन का। 60 दिन के तहत वो ऑब्जेक्शंस फाइल होंगे। जो LAO है, लैंड एक्विजिशन कलेक्टर जिसे कहा जाता है, उनके पास वो सारे जो भी ऑब्जेक्शंस हैं वो रिटन तौर पर उस अथॉरिटी के पास लोगों के द्वारा दिए जाएंगे। ये ऑब्जेक्शंस हैं हमारे, कलमबद्ध तरीके से वो उन्हें दे करके उस अथॉरिटी को बताएंगे कि जी हमें अगर ग्रीवियंस है तो ये क्वेश्चंस हैं हमारे, आप इनको देखिए, उसके बाद एडजुडिकेट करिए। जी। और मैम अगर कई बार ऑब्जेक्शंस की जब हम बात करें, कई लोग ऑब्जेक्शंस उठाते हैं कि हमारी लैंड एक्वायर नहीं होनी चाहिए, कई लोग चाहते हैं कि हमें कहीं और ज़मीन दी जाए, कई लोग कहते हैं कि एडुकेट कॉम्पनसेशन हमें नहीं मिल रहा। और कई बार हम ये भी देखते हैं, अगर हम एक पूरे गाँव की बात करें, पूरे गाँव को अगर एक्वायर किया जा रहा है, उसमें से 99% लोग मान रहे हैं कि लैंड एक्वायर कर ली जाए, पर 1% कोई ऐसा व्यक्ति है जो नहीं चाहता, उसके कोई भी रीजंस हो सकते हैं XYZ। तो ये जो जब अथॉरिटीज़ के पास जब ये मामला जाता है, जब आप अपना ऑब्जेक्शन फाइल करते हैं, ऑब्जेक्शन को एंटरटेन भी करती है अथॉरिटी, अगर आपके ऑब्जेक्शन को तब भी नहीं माना जाता तो आप कौन सी हायर अथॉरिटी में, क्या न्यायालय का दरवाज़ा आपके लिए खुला, क्या वहाँ पे भी आप ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल, कानून के अपने आप में ही एक प्रावधान लिखा हुआ है। जैसे ही ऑब्जेक्शन फाइल किए जाते हैं लैंड एक्विजिशन कलेक्टर के पास, उनकी वो ड्यूटी बनती है कि वो एक सरकार के नुमाइंदे के नाते उनको सरसरा देख करके रिजेक्ट ना कर दे जी। उनकी ड्यूटी बनती है कि वट एवर द ऑब्जेक्शंस विच हैज़ बिन फाइल्ड बाय द अग्रीव्ड पीपल, उनको वो एक एक करके उनको गो थ्रू करके उन पर देखना है क्या ऑब्जेक्शन फाइल किए हैं। देन देयर आफ्टर अगर वो लगता है उनको कि ऑब्जेक्शन जो है, मान लीजिए इनएडिक्वेट कंपनसेशन है, तो दैट दे विल ऑल्सो पुट फोर्थ, अपना नोट बना करके वो अथॉरिटी के सामने रखेंगे कि जी ये ऑब्जेक्शंस हैं। इन ऑब्जेक्शंस के ऊपर एड्रेस करके रिपोर्ट दे करके उसके बाद ही आगे के मैटर प्रोसीड होगा। मान लीजिए सेटिस्फाई नहीं है लोग जी उस वक्त के तहत भी कि नहीं है, अभी भी ये नहीं माना जा सकता है कि पता नहीं हमें वो एडिक्वेट कंपनसेशन जिसकी जितनी मार्केट वैल्यू है। हम अभी आपको एक बात बताएं, हम अवार्ड जब भी पास होता है उससे पहले क्या है, वैल्यूएशन देखी जाती है, ज़मीन की वैल्यूएशन देखी जाएगी हर्ष जी कि किस मार्केट वैल्यू के लिहाज से ज़मीन की सेल डीड हुई है पहले एक्विजिशन से पहले। ऐसा नहीं है जैसे कोई इमीडिएटली 4 दिन पहले ही अगर एक्विजिशन से पहले अगर सेल डीड करेंगे, नहीं, अगर कंसिडरेबल पीरियड पहले अगर कोई सेल डीड हुई है उसकी मार्केट वैल्यू असेस करने के बाद ही वो दीज आर द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन नोट ऑफ बाय द लैंड एक्विजिशन कलेक्टर एट द टाइम ऑफ पासिंग द अवार्ड। फिर अगर ये अभी भी उनको लगता है, लोगों को लगता है कि ये अभी भी उनका ग्रीवियंस रेड्रेस नहीं हुआ है, अभी भी उनको प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके बाद वो इमीडिएटली जो वो ऑब्जेक्शंस उन्होंने फाइल किए हुए हैं, लैंड एक्विजिशन जो LAO है उसकी ड्यूटी बनती है टू सेंड दोज ऑब्जेक्शंस एज ए रेफरेंस टू द कोर्ट जी। तो वो कोर्ट में वो मैटर फिर एडजुडिकेट होगा। कोर्ट में सारा कोर्ट, क्योंकि वहाँ एविडेंसेस, सेल डीड्स, जो भी मटेरियल पुट फोर्थ किया जाता है, कोर्ट उसको कंप्लीटली एसेस करके उसके बाद वो सारा सोरशियम जितना भी बनता है, जितना भी लैंड एक्विजिशन की मार्केट वैल्यू के लिहाज से, वो कोर्ट उस मैटर को कोर्ट उस जो कीमत है ज़मीन की एनहांस करते हैं आगे। और एक बात बताएं हम, अगर जैसे लैंड एक्विजिशन कलेक्टर है, अगर मान लीजिए कि ऐसा अवार्ड पास किया है जिससे हम अभी भी सेटिस्फाई नहीं है, देन द पीपल दे आर हैविंग द राइट टू अप्रोच द हायर कोर्ट, दैट इज द हाई कोर्ट। अंडर section 74 of this act they can approach to the high court also for the higher compensation। जी मैम, कॉम्पनसेशन का आपने जिक्र किया और अक्सर यही हम देखते हैं कि जब भी लैंड एक्वायर होती है, चाहे वो स्टेट के द्वारा की जाए या सेंटर के द्वारा की जाए, तो कॉम्पनसेशन दिया जाता है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, कॉम्पनसेशन का जब हम जिक्र करते हैं तो जब सेंटर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए लैंड को एक्वायर करती है,
और जब स्टेट गवर्नमेंट अक्वायर करती है ज़मीन को तो कॉम्पनसेशन में क्या फ़र्क होता है, और जनरली कॉम्पनसेशन को किन चीज़ों पे आप ध्यान रखते हैं? क्या कॉम्पनसेशन में सिर्फ आप ज़मीन की कीमत ही देते हैं, या कहीं ना कहीं आप ये भी देखते हैं कि हमें जो लोग जो बेघर हुए हैं या जिनकी ज़मीन चली गई है उसको कॉम्पनसेट भी किया जाए? आपने बिल्कुल हर्षी बिल्कुल ठीक कहा। अभी जो प्रेजेंट एक्ट बना है उसके तहत एक रीसेटलमेंट पॉलिसीज़ बनती हैं जिसमें लैंड की ज़मीन की जो वैल्यूएशन है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, मार्केट वैल्यू जो ज़मीन की रहती है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसका मार्केट वैल्यू के लिहाज से तो उसका अमाउंट आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसके साथ क्योंकि ये एक एक्विजिशन है, आपकी ज़मीन को लिया जा रहा है साहब किसी पर्पज़ के लिए, चाहे वो हॉस्पिटल है, कोई भी है, किसी भी कॉज के लिए लिया जा रहा है, आपकी विलिंगनेस नहीं है, आपको वहाँ से हटाया जा रहा है, तो दैट अमाउंट इज़ टू बी गिवन एज ए, जैसे अगर स्टेट गवर्नमेंट है, हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट तो डबल अमाउंट से कंपनसेशन अवार्ड करती है, उसमें एक्ट में अपने आप में प्रावधान है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट उतना अमाउंट पे नहीं करती जितना एज पर द एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट पे करती है। और दूसरा हम आपको बताएं कि एक्ट में कंप्लीटली प्रावधान है कि किस तरीके से पूरी वैल्यूएशन उसकी लैंड की चेकआउट की जाएगी और उसके बाद वो अमाउंट जो है वो पे किया जाएगा। हम एक बात और बताना चाहते हैं, हम जब भी ऑब्जेक्शन फाइल करते हैं तो कई बार हमने पैसा कई बार हम ले लेते हैं, पैसा जिसकी भी जमीन ले गई है वो अवार्ड का पैसा ले लेंगे, लेकिन उन्हें लगता है कि इनएडिक्वेट अमाउंट उनको दिया गया है तो वो अंडर प्रोटेस्ट पैसा लेने के बाद भी वो ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं जी। पैसा उन्होंने ले लिया है लेकिन उन्हें लगता है इनएडिक्वेट अमाउंट है, तो उसके बाद भी वो ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। हाँ, उसमें वो लिख दें द अमाउंट विच वी हैव रिसीव्ड दैट वी हैव रिसीव्ड अंडर प्रोटेस्ट, तो वो ले सकते हैं उस पैसे को। अच्छा, दूसरा आपने बताया कि क्या हमारे पास ये है, क्योंकि कोर्ट इसीलिए अगर कोर्ट के पास मैटर जाता है, कई बार एक बात और है, कई बार हमारी आपस में सहमति होती है। देखिए साहब, इतना पैसा हम आपको दे रहे हैं आपकी लैंड एक्वायर करने के लिए, मान लीजिए जैसे कोई प्रोजेक्ट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स है, बाकी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के हैं, तो वो लोगों के साथ आपस में बैठ करके एक जो पब्लिक मीटिंग्स होती हैं उसमें अगर वो पैसा आपस में सहमति से आप एग्री करते हैं कि इतना पैसा हम देंगे, तो कई बार ऐसा प्रावधान रहता है कि क्योंकि जब आपस की सहमति है लोगों के बीच में तो आगे जाने का सवाल नहीं पैदा होता, लेकिन जहां आप ले रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं, हमारी कोई सहमति नहीं है, फिर ये सारा प्रोसीजर जो है वो। और रीटा जी, जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है, और कई लोगों की ज़्यादातर ग्रीवेंसेस ये रहती हैं कि लैंड एक्वायर करती है गवर्नमेंट ने लैंड एक्वायर कर दिया, आपको कॉम्पनसेट भी कर दिया, उसके बाद वही लैंड वो आगे कंपनीज़ को बेचती है, चाहे वो हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स लगाने या कुछ और भी कार्य करना है, और कहीं ना कहीं जब आप उसको कॉम्पनसेट करते हो, जब आप बेचते हो, तो उसमें एक थोड़ा फ़र्क आ जाता है। तो ऐसे मामलों में आप किस प्रकार से कॉम्पनसेशन को इन्हांस करने के लिए अपील कर सकते हैं न्यायालय में? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। न्यायालय में जैसे हमने बताया, जब ऑब्जेक्शन फाइल करते हैं विद इन स्पेसिफिक पीरियड, दिस लैंड एक्विजिशन कलेक्टर को वो अपने जो ऑब्जेक्शंस है वो एंटरटेन करने हैं। उन्होंने एंटरटेन किए, सेटिस्फाई नहीं हुए, देन क्योंकि अगर वो उन्होंने एंटरटेन करके के उसको कल्मिनेट कर दिया तो ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि ऑब्जेक्शंस उन्होंने सुन लिए और ऑब्जेक्शन तहत तो उन्होंने कहा सही ऑब्जेक्शन है, ज़मीन नहीं एक्वायर की जा सकती, लेकिन अगर ये कहा जाता है इनएडिक्वेट कंपनसेशन है, तो वो फिर से जैसे हमने कहा कोर्ट को अप्रोच करेंगे, क्योंकि एक्विजिशन कलेक्टर जो है वो मैटर को सेंड कर देंगे लैंड कोर्ट को। कोर्ट के बाद अगर एनहांस हो जाता है, पीपल दे आर सेटिस्फाइड विद द कंपनसेशन व्हिच हैज बीन अवार्डेड बाय द कोर्ट, ऑल राइट। अगर वो नहीं सेटिस्फाइड है, दे कैन अप्रोच टू द हाई कोर्ट ऑल्सो। हाई कोर्ट के बाद तो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हैं, ऐसे केसेस हैं जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट तक लोगों ने अप्रोच किया हुआ है ऐसे मामलों में। रीटा जी, कई बार हम ये भी देखते हैं जब लैंड को एक्वायर कर लिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा और कहा यह जाता है कि यहाँ पे एक हम सड़क लाएंगे या कोई और भी चीज़ें वहाँ पे इंडस्ट्री लगाने की बात होती है, और सालों दर साल बीत जाते हैं, लैंड भी एक्वायर हो गई है, कॉम्पनसेशन भी मिल गया, पर वो ज़मीन ऐसी की ऐसी पड़ी है, उस पर अभी कोई गतिविधि नहीं की गई है। तो ऐसे मामलों में कानून क्या कहता है? इसमें आपने बिल्कुल ठीक कहा, ऐसे कई केसेस हमारे सामने आए हैं जिसमें साल हो गया, 2 साल हो गया, 4 साल हो गया, लेकिन वो लैंड यूटिलाइज ही नहीं की गई।
तो एक तो सेक्शन 99 है इसी एक्ट के तहत, जिसमें स्पेसिफाई किया गया है कि अगर 5 साल तक जिस पर्पज से ज़मीन आपकी एक्वायर की गई थी वो नहीं अचीव किया गया, उसको नहीं उसमें ऊपर कुछ भी कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ, देन दैट लैंड इज बाउंड टू बी रिबट बैक टू द ओरिजिनल ओनर। वन सेकंड थिंग, एक और बात, मान लीजिए कि एक सड़क बनाने के लिए आपने लैंड एक्वायर किया, सरकार ने लैंड एक्वायर की है, अब इतना समय हो गया आपने नहीं किया है, लेकिन अब आपके दिमाग में ये आया है कि अब हम यहाँ पे सड़क नहीं कुछ और बनाते हैं, तो पर्पज फॉर विच द लैंड हैज बीन एक्वायर्ड दैट पर्पज कैन नॉट बी चेंज्ड देयर आफ्टर जी, दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, क्योंकि आपने जमीन दी है मान लीजिए हॉस्पिटल बनाने के लिए, अब वहाँ हॉस्पिटल नहीं आप कुछ मॉल अगर आप वहाँ पे बना रहे हैं तो एज पर द लॉ दैट इज नॉट अलाउड अंडर द लॉ जी। तो ऐसे मामलों में क्या ज़मीन वापस जो ओनर्स हैं, लैंड ओनर्स, उनको दे दी जाती है या फिर कहीं ना कहीं उनको कॉम्पनसेशन को एनहांस करके उनको दिया जाता है? नहीं, ऐसे मामले में कंपनसेशन तो एनहांस नहीं होगी, लेकिन वो लैंड अगर पर्पस फुलफिल नहीं हुआ तो लैंड ही वापस उन लोगों के वो अक्वायर, आप लोग जो है वो कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं कि इन सच ए केसेस where the land has been acquired for this very specific purpose, the purpose has been not been achieved from the years together, then as per the intervention of the court, even कि अभी अभी कुछ एक केसेस हुए हैं जहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया के लिए ने लैंड एक्वायर की थी लेकिन वो बना ही नहीं, तो उसके बाद जो थी वो रिबट बैक लैंड हुई है लोगों के लिए। एक बात और अभी हम आपसे बताना चाहते हैं, जैसे जो एक्ट का जो प्रावधान है, कई बार क्या होता है हर्ष जी कि लैंड तो एक्वायर हो गई, पैसा भी एनहांस हो गया, मान लीजिए कि लोगों ने अप्रोच किया, कोर्ट को अप्रोच किया, और कई लोग ऐसे हैं किसी रीज़न से वो बाहर रहते हैं जी, और अक्सर होता है हमारी क्योंकि अगर हम अपने परिवेश की बात करें, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं मुश्तरका खाते होते हैं ज़मीनों में, कई लोग कोई दिल्ली नौकरी कर रहा है, कोई साउथ में नौकरी कर रहा है, कई लोग विदेश में भी होते हैं, तो ऐसे मामलों में थोड़ा सा आप ज़रा प्रकाश डालिए कि किस प्रकार से जब लैंड को एक्वायर किया जाएगा जब एक शेयर होल्डर है ही नहीं वहाँ। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। फिर क्या रहता है ऐसे मामलों में, क्या रहता है हर्ष जी, कुछ एक जैसे मुश्तरका खाता है जिसको हम ज्वाइंट खाता बोलते हैं, कुछ एक लोगों ने कोर्ट को अप्रोच कर लिया, उनको उनका पैसा एनहांस हो गया, लेकिन जैसा आपने बताया जो बाहर है उसके ध्यान में ही नहीं है और वो रह गए, उन्होंने ना कोर्ट को अप्रोच किया, जो अमाउंट लैंड एक्विजिशन कलेक्टर ने दिया था उनका वही पैसा रह गया जी। बाकियों का पैसा उसी जमीन का बाकी हिस्सेदारों का एनहांस हो गया। तो हर्षी हम बताएं, कानून में प्रावधान है, पुराने एक्ट में तो 28A था, अभी जो नया एक्ट है उसमें 73 सेक्शन है जिसमें वो एप्लीकेशन दे सकते हैं कोर्ट को, बाय नरेटिंग ऑल द एस्पेक्ट्स दैट these are the reasons that we were unable to approach the court at that very time. Now the amount which has been enhanced as per the जो भी proceedings कोर्ट में हुई है तो हमें भी वो पैसा दिया जाए, तो उसके तहत वो कोर्ट उन रीजंस को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट वही पैसा जो एनहांस्ड हुआ है उसी जमीन का बाकी लोगों का जिन्होंने कोर्ट को अप्रोच किया था तो उन लोगों की भी इंटाइटलमेंट बनती है, वो पैसा उनको दिया जाता है। एक बात और हर्ष जी हम बताना चाहते हैं कि जैसे कई बार क्या होता है, पैसा ट्रेजरी में डिपॉजिट हो गया, लोगों को पता ही नहीं है क्योंकि वो बाहर हैं, तो जो लैंड एक्विजिशन कलेक्टर है वो 37(2) एक एक्ट में सेक्शन है जिसके तहत वो नोटिस इशू करते हैं उन सारे लोगों को जिनको अवार्ड में पैसा डिपॉजिट हुआ है, वो उनको नोटिस इशू करते हैं कि साहब ये पैसा आपका इन प्रोसीडिंग्स के तहत डिपॉजिट हो गया है, तो आप ये पैसा आकर के लीजिए। तो ये प्रावधान है और ये मैंडेटरी प्रोविज़न है कि कलेक्टर को वो नोटिस देना ही होगा जी कि आपका ये पैसा है, ताकि जब नोटिस इशू हो गया तो फिर उन लोगों को ये पता होता है कि ये पैसा उनके अकाउंट में चला गया है, और अगर वो उस जानबूझकर अगर उसको अवॉइड करते हैं देन डेफिनेटली बाय टुमारो दे कैन नॉट क्लेम दैट दिस अमाउंट इज टू गिवन टू अस, क्योंकि नोटिस ऑलरेडी इशू हो गया है और उन्होंने अगर वो नहीं लिया है तो देन दे हैव टू जी
फिर वो उसको forfeit उससे हो जाता वंचित है। हो जाते जी। हैं। और रीटा जी, बहुत सारी ऐसी समस्याएं रहती हैं खासकर ज़मीन से जुड़ी, तो जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे संक्षेप में? जी, हमारा ये कहना रहता है हर्ष जी कि हमें अपने राइट्स के बारे में अवेयर जरूर रहना चाहिए कि ये एक्ट में प्रावधान है, हमें किसी भी तरीके से अपने कार्य को, अपने राइट्स को अवेयर रह करके कार्य करना चाहिए। जी। सीनियर एडवोकेट रीटा गोस्वामी जी, आप हमारे कानूनी सलाह कार्यक्रम में आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।